नमस्कार। भगवान ग्रुप ऑफ एग्जेंट्स में मैं सागर महेश पाटदार आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल के बारे में। कपास की फसल में किस प्रकार से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और क्या क्या अनुशंसाएं अन्य अनुशंसाएं साथ में दी जाती हैं, उस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो हाल ही में जो पौध सूखने की जो समस्या किसानों को आ रही है वो किस कारणवश आ रही है और उसके क्या उपचार है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हमें जब हम असंतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमें आती हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसमें है हवा में पौधे गिर जाना। जब अधिक वृद्धि हो जाती है पौधों की तो जो पौधे हैं वो कपास के जो पौधे हैं वो हवा की वजह से गिर जाते हैं। फल फूल है वो अधिक गिरने लगते हैं। इल्ली का प्रकोप जो है वो अधिक होता है। परिपक्व होने पर पौधे सूखना, ये हमारे यहाँ पर अभी करीब 2 साल 3 साल से ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं कि जब पौधे परिपक्व होने लगते हैं तो असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से वो जो पौधे हैं उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आती और वो सूख जाते हैं, उनमें विल्टिंग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर होने लगी है। इस वर्ष जो है छोटे पौधों में सूखने की समस्या है, ये भी एक प्रकार से उर्वरक की असंतुलित मात्रा से हो सकती है। इसके बाद हम अन्य समस्याएं जो है वो अधिक वनस्पतिक वृद्धि है। अधिक मात्रा में आप नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग करेंगे तो अधिक वनस्पतिक वृद्धि होगी जिससे पौधे गिर जाएंगे। कम फल फूल लगेंगे। जब वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तो जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो नहीं आ पाती है और जो फल और फूल है वो कम लगते हैं। इसके बाद है आसानी से गिरने लगते हैं। जब बड़े हो जाते हैं या उनकी जड़ें कमजोर रह जाती है तो पौधे गिर जाते हैं। अधिक रस चूसक कीट लगते हैं। उनकी जो पत्तियां हैं वो मुलायम रहती है, वो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उसमें रस चूसक कीट अधिक लगते हैं और बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कम उत्पादन होता है, जो गुणवत्ता होती है वो भी कम हो जाती है और अंततः किसान का लाभ कम हो जाता है या किसान को हानि होती है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या क्या किस प्रकार से उर्वरक का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्वों की और उसके बाद हम बात करेंगे उर्वरकों की। तो मुख्य तौर पर जो 3 तत्व है हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोजन है वो यूरिया के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं पौधों को। फॉस्फोरस है उसके लिए डीएपी का हम यहाँ पर बताएंगे आपको, और पोटेशियम के लिए पोटास। यहाँ पर हम देखते हैं उच्च, मध्यम, कमी या हाई, मीडियम, लो। ये क्या है? ये है अगर आप किसी भी जगह से मृदा परीक्षण आपने करवाया है या हमसे करवाया या कहीं और से करवाया है तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि जो नाइट्रोजन है आपकी ज़मीन में, आपकी भूमि में, वो उच्च है, मध्यम है या कम है। उस प्रकार से आपको उर्वरक का प्रयोग करना है। अगर आपकी जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन कम है तो आपको यह वाली चीज़ का यहाँ पर इस वैल्यू का उपयोग करना है, इतनी मात्रा में उपयोग करना है। अगर फॉस्फोरस की जब हम बात करें वो मध्यम है तो आपको इतनी मात्रा में फॉस्फोरस उर्वरक का उपयोग करना है। और इसी प्रकार से उच्च है, अगर अधिक मात्रा में आपके यहाँ पर है तो आपको इन मात्रा का प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यम को लेकर। अगर आपके यहाँ पर उच्च या कमी है तो आप उस प्रकार से इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ वैल्यू ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे मध्यम की, तो मध्यम तौर पर जो नाइट्रोजन है, जो किसान भाइयों ने अगर मृदा परीक्षण नहीं करवाया तो वो मध्यम को ही फॉलो करेंगे या इसी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। 30 किलोग्राम फॉस्फोरस का प्रयोग करना है और पोटेशियम का 20 किलोग्राम। ये तत्व है, ये उर्वरक नहीं है। हम यहाँ पर तत्वों की बात करें तो 50 किलोग्राम तत्व जो नाइट्रोजन है वो, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम। अब हम बात करेंगे उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन देने के लिए हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया सबसे अच्छा स्रोत है हमारे लिए। यूरिया का हम प्रयोग करेंगे 85 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर हम इसे मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया है उसका 1 एकड़ में प्रयोग करना है। इसके बाद है डीएपी। डीएपी का हम प्रयोग करेंगे 65 किलोग्राम। और पोटेशियम की हम बात करें तो पोटास का उपयोग करना है हमें 35 किलोग्राम प्रति एकड़। ये उर्वरक की मात्रा है जो आपको खेत में डालनी है। अगर आपके यहाँ पर उच्च या कमी है तो आप उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर कम मात्रा हो जाएगी, अगर कमी है तो आपको अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें बुआई से पहले किस प्रकार से उपयोग करना है। तो जो डीएपी और पोटास है, इनकी पूरी मात्रा बुआई से पहले डालें, मतलब बेसल डोज, जिसे हम कहते हैं बुआई से पहले मतलब बेसल डोज। जो फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, इसे आप बुआई से पहले डालेंगे तो जब तक आपकी बुआई या सोइंग हो जाएगी या आप कपास लगा देंगे तो तब तक वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। क्योंकि जो पोटास होता है, डीएपी होता है, इसको एक्टिव होने में करीब करीब 20 से 22 दिन लग हो जाते हैं, जिस वजह से ये आपकी फसल को शुरू की अवस्था में नहीं मिलेगा, और अगर आप इसे बाद में प्रयोग करेंगे तो फिर से 20 दिन और ले लेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो डीएपी और पोटास है, इसके आप जो मात्रा का प्रयोग करना है आपको, वो बेसल डोज में डालें। इसके बाद है यूरिया का कैसे करना है। तो यूरिया बुआई से पहले प्रयोग ना करें। अगर आपने ये बुआई से पहले प्रयोग कर लिया है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इससे नुकसान क्या है आपका। जब अधिक मात्रा में बारिश होती है तो ये उसके साथ बहकर बाहर निकल जाता है, जो हम जनरल मानते हैं इस बात को। इसलिए हम इसका यूरिया का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, ज़मीन में जो उतर जाएगा या बाहर निकल जाए, इसलिए इसका हमें प्रयोग नहीं करना है। यूरिया की मात्रा को हमें 3 बराबर भागों में बांटकर 20 दिन के अंतराल पर देना है। इसे अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, उर्वरक देने हेतु चार्ट। तो यूरिया का प्रयोग कब करना है। बुआई से पहले 0 किलोग्राम, 30 किलोग्राम हमें 0 से 20 दिन के बीच में, 30 किलोग्राम 20 से 40 दिन के बीच में, और 25 किलोग्राम 40 से 60 दिन के बीच में, इतना हमें प्रयोग करना है। डीएपी का प्रयोग, पूरा डीएपी हमें बुआई से पहले देना है, और पोटास का भी प्रयोग पूरा बुआई से पहले देना है। अगर किसी कारणवश आप ये प्रयोग नहीं करते हैं बुआई से पहले, तो आपको इसे 1 हफ्ते के अंदर खेत में डालना है। पूरी मात्रा को आप पहले ही, जो 0 से 20 दिन के भीतर है, यहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप बेसल डोज में नहीं डाल रहे तो। इसके बाद हम बात करें उर्वरक देने हेतु चार्ट। तो जो पानी में घुलनशील उर्वरक है, उनका प्रयोग आपको कैसे करना है। हमने यूरिया, फास्फोरस और पोटास की बात कर ली है, डीएपी की और पोटास की बात कर ली है, तो अब पानी में घुलनशील जो उर्वरक है उनको कैसे प्रयोग करना है। तो 18-18-18 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। इसका महत्व ये है कि जब आप एनपीके देते हैं या पोटास और फास्फोरस डीएपी देते हैं, तो वो जब तक एक्टिव नहीं होता तो ये 18-18-18 जो हमारे जो पौध होते हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करवा पाता है, उपलब्ध करवा पाता है। इसके बाद है 1744। जब ब्रांचिंग होती है, जब अलग अलग शाखाएं निकलती है पौधे से, तब हमें 1744 जीरो का उपयोग करना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 0 से 20 दिन के भीतर होता है। इसके बाद फिर से 40 से 60 दिन के बीच में हमें क्या करना है, 18-18-18 का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, और 60 से 80 दिन के बीच में 05234 का और 0050 का। चूँकि वहाँ पर जो कपास की गुणवत्ता है या डेंडू की गुणवत्ता है उस पर बात होती है, इसलिए हमें यहाँ पर पोटाश की अधिक मात्रा का उपयोग करना है। इसके बाद हम बात करें सूक्ष्म तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो यहाँ पर जो सल्फर है या सल्फर अगर कमी है तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है या मैग्नीज की कमी आपकी रिपोर्ट में आई है या आप यूँ डालना चाहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होगा कि मैग्नीज की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी सल्फर की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसलिए आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करें बुआई से पहले। और इसी के साथ अगर यहाँ पर आप मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करें, मैग्नीज सल्फेट का 2 बार स्प्रे कर दें 0.5% के हिसाब से। एक स्प्रे 0 से 40 दिन के बीच में, दूसरा स्प्रे 60 से 80 दिन के बीच में। इसी के साथ बोरान का स्प्रे क्या करता है, ये फूल को अधिक मात्रा में फूल वृद्धि करता है और फल अच्छे से बनते हैं बोरान के स्प्रे से। तो आप 2 स्प्रे इसके भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि किस प्रकार से आपको यूरिया, पोटास और डीएपी और पोटास का उपयोग करना है, किस प्रकार से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करना है, सूक्ष्म तत्वों का, पानी में घुलनशील चार्ट। आप ये दोनों चार्ट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास या इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैविक खाद का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं जिसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आता है, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो किसान भाई नहीं करते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसका प्रयोग करें। परंतु क्या होता है कि किसान भाई जब जैविक खाद का प्रयोग करता है उसके बाद भी रासायनिक खाद उन्हीं मात्रा में डालता है जो हमने ऊपर देखी थी। मतलब जो रासायनिक खाद की एज यूजुअल अनुशंसा है आप उतना ही प्रयोग करें, वो सही नहीं है। आपको उसकी मात्रा को घटाना है। उसकी मात्रा को किस प्रकार से घटाना है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप देखेंगे कि 8 से 10 टन जो गोबर खाद थी उसका प्रयोग, या 4 से 5 टन
वर्मी कंपोस्ट का आप 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे। ये जो जैविक खाद होता है, दोनों गोबर गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, ये अगले 3 वर्ष तक आपको पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, या अगली 6 फसल, यूँ कहें कि अगली 6 फसलों तक। मतलब हम अगर सामान्यतः देखें तो एक वर्ष में हम 2 फसल लेते हैं, इस प्रकार से ये अगली 6 फसलों तक हमें पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। आप टेबल के माध्यम से समझिए, 10 टन अगर गोबर खाद है तो इसमें कितना न्यूट्रिएंट होता है या कितना पोषक तत्व, या तत्व की बात होगी, तो नाइट्रोजन कितना होगा, 75 किलोग्राम। और अगर एक फसल की बात करें तो ये 12 किलोग्राम एक फसल को नाइट्रोजन मिल जाएगा। फॉस्फोरस की हम बात करें तो 20 किलोग्राम इसमें होता है 10 टन में, और एक फसल को ये कितना मिलेगा, 3 किलोग्राम। पोटेशियम की हम बात करें तो 50 किलोग्राम इसमें पोटास होता है, और एक फसल को लगभग 8 किलोग्राम पोटास मिल जाएगा। किससे, ये गोबर खाद से। तो अब हमें क्या करना है, जब इतनी मात्रा में हमें मिल रहा है 12 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, इतना पोषक तत्व मिल रहा है, तो जो मुख्य हमने रासायनिक खाद से हम दे रहे हैं वहां से इसे कम कर देंगे, या उतनी मात्रा हम कम देंगे। ये अगर ये हम मात्रा घटाएंगे वहां से, तो ये मात्रा कितनी रह जाएगी, वहां पर हमने 50 की बात करी थी, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन देना था तो ये 38 हो जाएगी। 30 किलोग्राम फॉस्फोरस देना था तब ये 27 रह जाएगी, और 20 किलोग्राम पोटेशियम देना था जो अब कितनी रह जाएगी, 12 किलोग्राम। अब उर्वरक की मात्रा अगर देखेंगे तो यूरिया वहां पर हम दे रहे थे 85 किलोग्राम, वो अब घटकर 60 किलोग्राम हो जाएगी। वहां पर 65 किलोग्राम डीएपी दे रहे थे जो अब घटकर 60 किलोग्राम रह जाएगी, और 35 किलोग्राम हम वहां पर पोटास दे रहे थे जो अब घटकर 20 किलोग्राम हो जाएगी। आप किसान भाई इतनी आसानी से अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिसाइड कर लें, या मतलब ऐसा डिसीजन मेकिंग होता है कि आप अगर गोबर खाद का प्रयोग किया है तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपने गोबर खाद का इस वर्ष प्रयोग नहीं करा है, अगले वर्ष यदि करेंगे तो वो आपको ये काम आएगा। और इस वर्ष के लिए आप क्या करें, जो पहले आपको बताया गया था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उस हिसाब से आप चले कि आपको कितना कब उपयोग करना है, किस हिसाब से। यह मैंने आपको इसलिए जानकारी के हिसाब से बता दिया है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किसान भाई दोनों तरफ से, मतलब उनका जो गोबर खाद है उधर से भी उनको फायदा नहीं हो पाता है, और रासायनिक खाद ज़्यादा डालने की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, उनकी लागत बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इसको हम बात करें चार्ट के माध्यम से तो कैसे प्रयोग करेंगे हम, तो जो यूरिया है उसे 3 भागों में बांटना है हमें, 25-20-20 करके, 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। जो डीएपी और पोटास है इन्हें हमें बेसल में ही डालना है, अगर बेसल में किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं तो हमें इसे 60 किलोग्राम और 20 किलोग्राम प्रयोग करना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें पानी में घुलनशील, तो एनपीके कंसोर्टिया एक प्रकार से जीवाणु या बायो फर्टिलाइजर होता है, जिसके प्रयोग से क्या होगा कि ये जल्दी, जो आपका गोबर खाद है उसे न्यूट्रिएंट जल्दी ले लेगा, और ये क्या करेगा कि जो पौधे हैं उनको ये उपलब्ध करवाएगा। इसलिए आप एनपीके कंसोर्टिया का भी प्रयोग 0 से 20 दिन के भीतर कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप बाद में भी कर सकते हैं, परंतु 0 से 20 दिन के भीतर आपको प्रयोग करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है 20 से 40 दिन के भीतर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 17-44 जैसा हमने वहाँ पर करा था, 40 से 60 दिन के बीच में 18-18-18, और 60 से 80 दिन के बीच में 0-52-34 और 0-0-50। इसके बाद हम बात करें सूक्ष्म तत्वों की, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छा होता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप सल्फर का प्रयोग तो अवश्य करें, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मैग्नीशियम सल्फेट और बोरॉन का स्प्रे आपको 2 बार करना है, 0 से 40 दिन के भीतर और 60 से 80 दिन के भीतर, दोनों बार आप इन दोनों का अलग अलग स्प्रे करें। इसके बाद हम बात करें अन्य क्या कर सकते हैं, तो इसमें है बुआई से पहले एनपीके देने के बाद या बुआई से 1 सप्ताह के भीतर एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग करना है। जो एनपीके कंसोर्टिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन है वो उपलब्ध करवाएगा, फॉस्फोरस भी उपलब्ध कराएगा और पोटेशियम भी उपलब्ध कराएगा। मतलब आपकी जो 18-18-18 आप दे रहे थे जो शुरुआती दौर में, उसे आपको प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, उसकी जगह ये एनपीके कंसोर्टिया आपके गोबर खाद से लेकर या जो अपने बेसल डोज में दिया उससे ही लेकर ये उसकी पूर्ति कर देगा। इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट या बोरॉन का स्प्रे जो होता है वो लाभदायक होता है। मैंने अभी आपको बताया था मैग्नीज सल्फेट आवश्यक होता है क्योंकि ये तेलानी फसल है, तेल और उत्पादन दोनों बढ़ाता है। बोरॉन जो है वो फूल को बढ़ाएगा और साथ साथ फल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, जिससे उत्पादन अधिक होगा। इसके बाद इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.5% का मतलब होता है 500 ग्राम उर्वरक है और उसे 100 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। इससे ज़्यादा आप मात्रा ना लें, ये मात्रा फिक्स है, आप इससे कम ले सकते हैं, इससे अधिक ना लें। इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम सल्फेट।
दो प्रकार के पोटेशियम आते हैं या पोटास आते हैं, एक जिसे हम गुलाबी पोटास कहते हैं जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, और दूसरा जो पोटेशियम होता है वो होता है पोटेशियम सल्फेट जिसे हम सफ़ेद पोटास कहते हैं। किसान भाई सफ़ेद पोटास कहते हैं। आप अगर सफ़ेद पोटास का प्रयोग कर रहे हैं गुलाबी पोटास की जगह पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है सल्फेट होता है या सल्फर होता है, जिससे क्या होता है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको यह यहाँ पर अनुशंसा दूंगा कि आप सफ़ेद पोटास का प्रयोग करें, चूँकि इनकी मात्रा में ज़्यादा अंतर नहीं है तो आप सफ़ेद पोटास का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। उस जितनी उसकी मात्रा उपयोग कर रहे हैं उतनी मात्रा इसकी उपयोग कर लें आप। इसके बाद हम बात करें इस वर्ष छोटे पौधों में जो सूखने की समस्या है उसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ लगाई है और आपने सुना भी होगा कि जो पौध हैं किसी किसी वैरायटी के पौधे जो है पौध छोटी अवस्था में ही सूखने लगे हैं, इसमें किसी प्रकार का विल्ट या पत्तियों में विकार देखने को मिल रहा है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो पहला है बीमारी। जब सीडलिंग स्टेज में होता है, जब पौध स्टेज में होता है, तो इन्हें अलग अलग प्रकार के 3 फंगस परेशान करती हैं या 3 फंगस से बीमारी होती है हमारे पौध में। उन फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा वर्डी का प्रयोग करना है और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस, जो ये आप नॉर्मली आप किसी भी दुकान से इसे खरीद सकते हैं। अगर ये कम मात्रा में है तो आप इनका प्रयोग करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अधिक मात्रा में आपकी फसल को ये प्रभावित कर रही है या ये बीमारी अधिक मात्रा में पौध सुखा रही है, आपके पौध मरते ही जा रहे हैं, तो आप क्या करें केमिकल कवकनाशी जो होते हैं फंजीसाइड, जो बेविस्टिन होता है, मैनकोजेब होता है, इस प्रकार से आप अगर वहाँ पर बताएंगे किसी भी फंजीसाइड के बारे में तो वो आपको दुकानदार आपको बता देगा कि कौन कौन से फंजीसाइड होते हैं, आप किसका प्रयोग करें। उस हिसाब से आप वहाँ से फंजीसाइड लेकर उसका भी स्प्रे करेंगे तो ये फंगल बीमारी होगी तो ये अपने आप, अगर आप के पास ड्रिप की सुविधा है तो आप ड्रिप में भी इस फंजीसाइड को चला सकते हैं, जिससे क्या होगा रूट ड्रेंचिंग हो जाएगी और अच्छे से जो जमीन है वहाँ पर भी ये दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसका दूसरा कारण क्या है कि पोषक तत्वों का असंतुलन। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में दे देते हैं तो दूसरा पोषक तत्व कम होने की वजह से भी इस प्रकार के विकार हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए आप क्या करें कि अगले 2 सप्ताह तक, मतलब अभी यदि हो रहा है तो अगले 2 सप्ताह तक आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें। ड्रिप के माध्यम से आप ये उपयोग कर सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट खाद आता है जो जनरली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और इसी के साथ 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 18-18-18 का प्रयोग करें। 18-18-18 में हर जगह इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें 6% क्या होता है सल्फर भी होता है जो हमारी कपास की फसल के लिए लाभदायक होता है, इसलिए मैं 19-19-19 की जगह 18-18-18 आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक। इस इसके बाद भी आपको अगर कोई अन्य समस्या होती है कपास की फसल को लेकर, किसी भी अन्य फसल को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे भगवान ग्रुप ऑफ भगवंत एग्री क्लिनिक ऑन व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग जगह के नंबर हैं, धार बड़वानी, खंडवा, खरगोन, और आप कहीं अन्य से भी अन्य जगह से भी आप अगर मैसेज करेंगे तो हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। किसान की सहायता हमारा करना कर्तव्य है, वो हम सहायता जरूर करेंगे आपकी। आप इस नंबर पर अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं, फोटो बता सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आसानी से उसका उपचार जो आपको कम पैसे में या कम लागत में भी वो उपचार आपको जो भी हो सकेगा हम वो प्रदान करेंगे। इसके बाद है हमारी ओर से आपका सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद। धन्यवाद।